पिछले कुछ सालों से बैंकों के एनपीए लगातार घट रहे हैं और मुनाफा बढ़ रहा है। इससे रिजर्व बैंक गवर्नर को खुश होना चाहिए, मगर वो चिंतित दिख रहे हैं। ऐसा क्यों है? आज स्पेशल शो में हम करेंगे इसी पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं जी बिजनेस की यह खास पेशकश। दरअसल रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांता दास ने सरकारी और निजी बैंकों के बोर्ड के साथ 22 मई और 29 मई को बैठक की। बैठक इस मायने में खास थी कि पहली बार बैंकों के बोर्ड सदस्यों के साथ यह बैठक हुई। मकसद यह था कि बैंकों के बोर्ड को उनकी जिम्मेदारियों और अधिकारों की याद दिलाई जाए, ताकि बोर्ड जागरूक बने, बैंकों में गड़बड़ियों को लेकर ज्यादा सतर्क रहें। इसी बैठक में रिजर्व बैंक गवर्नर ने साफ कह दिया कि बैंक डूबे हुए कर्ज को छिपाने और मुनाफा दिखाने के लिए जो जो चालबाजियां करते हैं ना, वो सब रेगुलेटर को पता है। उन्होंने कहा कि बैंक एक दूसरे के खराब कर्ज को बचाने की साठगांठ कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि आरबीआई के मना करने के बावजूद बैंक नए नए तरीकों से खराब कर्ज छिपा रहे हैं। इस शो में आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, जानेंगे कि बैंक आखिर किन किन तरीकों से अपने एनपीए को कम करके दिखा रहे हैं और ऐसा करने के पीछे उनका मकसद क्या है, इसे रोकने के लिए क्या क्या करना होगा और आरबीआई की चिंता कितनी बड़ी है। चर्चा के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान, एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन अजय बग्गा जी हमारे साथ हैं। बग्गा सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं एक और खास मेहमान देवीदास तुलजापुरकर साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र स्टेट बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन के। बहुत बहुत स्वागत है देवीदास सर आपका भी हमारे साथ। और हमारे साथ हैं एसबीआई के पूर्व डिप्टी एमडी पीके मल्होत्रा सर भी। मल्होत्रा सर, गुड इवनिंग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे सहयोगी तरुण शर्मा भी लगातार इस मसले पर नजर बनाए हुए हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं, जरा बताइए वित्त मंत्रालय के सूत्र क्या कह रहे हैं आपको, आरबीआई गवर्नर की ये चिंता जो है उसको लेकर क्या कह रहे हैं और कितनी बड़ी ये चिंता है गवर्नर साहब की? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो आरबीआई गवर्नर का जो कल का कमेंट था, ये सभी के लिए एक शॉकिंग भले ही ना हो, लेकिन एक सरप्राइजिंग फैक्टर इसमें ज़रूर था। और इसका कारण भी साफ है, क्योंकि अभी तक हम जो एनपीएस की बात करते थे वो केवल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो बैंक्स हैं उनके लिए बात करते थे, प्राइवेट सेक्टर हमेशा इससे बच जाते थे। लेकिन आरबीआई गवर्नर ने साफ कर दिया है कि जो तरीके प्राइवेट बैंक्स अपना रहे हैं अपने एनपीए को छुपाने के लिए, वो सही नहीं है। क्योंकि जो हमारे सोर्सेज हैं वो भी हमें ये बता रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में हमने कई ऐसे इंस्टेंसेस देखे हैं प्राइवेट बैंक्स में, जब देखा गया कि जो मैनेजमेंट है वो गलतियां करता रहा, लेकिन उनका जो बोर्ड था उन्होंने नहीं बोला। चाहे वो चंदा कोचर का मामला हो या यस बैंक का मामला हो, वहाँ पे मैनेजमेंट की गलतियां बाद में उजागर हुई, लेकिन बोर्ड ने कोई रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर वहाँ पे नहीं दिखाया। तो ये एक चिंता का विषय हमेशा से रहा है। और ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि पीएसयू बैंक्स के जो एनपीए हैं वो तो अब उनकी पिक्चर तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जो प्राइवेट बैंक्स के जो एनपीएस हैं उनकी पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रही है। इस वजह से ये कमेंट आया है। और कई ऐसे प्राइवेट बैंक्स अभी भी आरबीआई की रडार पर है, या ये कहें कि जहां पर आरबीआई ने अपने ऑफिशियल्स को एज ए बोर्ड मेंबर भेजा है कि वहाँ पे जो जो गलत काम हो रहा है उसको कहीं ना कहीं रोका जाए, या जो बोर्ड है वो उसमें सवाल उठाए जाए मैनेजमेंट के कामकाज पे। इसलिए भी आरबीआई ने कई बैंक पे अपने बोर्ड मेंबर अपॉइंट किए, क्योंकि पीएसयू बैंक्स में तो एक तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग भी होते हैं, आरबीआई के लोग भी होते हैं जो बोर्ड के हिस्सा होते हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक्स में ये अनयूजुअल होता है कि कोई आरबीआई के ऑफिसर्स वहाँ पे एज ए बोर्ड मेंबर अपॉइंट किए जाए। एब्सोल्युटली, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेस मोटा मोटा ये कह रहे हैं कि देखिए पीएसयू बैंक में एनबीए की कहानी सबको पता है, वहां पर तस्वीर थोड़ा थोड़ा क्लियर है, लेकिन जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनकी बुक्स में क्लैरिटी अभी भी एक सवालिया निशान के घेरे में है। शुक्रिया आपका तरुण। बग्गा सर, हम देख रहे हैं तरुण की बातों से जो उनके सूत्र जो बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब तक तो यही माना जाता था कि सर सरकारी बैंकों का ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये है, लेकिन जो तरुण को सूत्र बता रहे हैं प्राइवेट बैंकों में तो इसे लेकर और ज्यादा इग्नोरेंस दिख रही है। ये अब कहना मुश्किल है, डेटा तो नहीं है दीपक इसको मानने के लिए। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स इस साल बहुत बुलंद नतीजे आए हैं। एसबीआई ने 50,000 करोड़ से ज़्यादा
का मुनाफा कमाया और 12 जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं भारत के दिग्गज, उन्होंने 1,04,000 करोड़ का मुनाफा बना के दिया। और ओवरऑल अगर आप आरबीआई गवर्नर की 15 पेज की स्पीच पढ़ें तो शुरुआती तौर पे वो यही कह रहे हैं कि कैपिटल एडिक्वेसी 16% से ज़्यादा है, जो ग्रॉस एनपीए है 4.4 पे आ गया, नेट एनपीए 1.5% है, प्रोविजन कवरेज रेशियो 72% पहुंच गया है। तो ओवरऑल वो ये कह रहे हैं कि बैंक्स ने भारत की समृद्धि में अहम भूमिका निभाई है, आगे भी निभाएंगे और सुदृढ़ हैं बैंक्स। बट ऐसा जब अच्छे नतीजे आते हैं, जब एक चरम सीमा पर बैंक्स पहुंच रहे हैं, कॉम्प्लेसेंसी ना आ जाए, और हो सकता है कुछ बैंक्स के ऑडिट में आरबीआई ने कुछ खामियां पाई हैं दीपक जी, जिसके कारण उन्होंने इस संदर्भ में ये बातचीत करी। एक अपनी स्पीच में एक वो सीधा इशारा करते हैं कि एक तरफ से हम पकड़ते हैं एवरग्रीनिंग तो कुछ और नया इजाफा हो जाता है तरीकों में। दूसरा उन्होंने ये कहा कि बैंक्स को कहने के बावजूद हमने देखा कि वो फॉलो नहीं किए गए, क्योंकि आरबीआई के गाइडलाइंस जो हैं बहुत विस्तार से हैं। आपको किस तरह का डायरेक्टर चुनना है, क्या उनकी अपॉइंटमेंट है, यहाँ तक कि निजी बैंक्स जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनके सीनियर मैनेजमेंट का कॉम्पेंसेशन भी आरबीआई ही तय कर रहा है। मतलब उन्होंने गाइडलाइंस दिए हैं ताकि जैसे वेस्ट में होता है कि इस संदर्भ में कि शेयर प्राइस कैसे बढ़ाई जाए या ज्यादा मुनाफा कैसे दिखाया जाए, मैनिपुलेशन ना हो जाए कहीं। नहीं सर, आपको नहीं लग रहा है कि आरबीआई गवर्नर की चिंता अपने आप में इस बात का द्योतक है, संकेत दे रही है कि मैनिपुलेशन चल रहा है? आरबीआई को गवर्नर कह रहे हैं कि हम गाइडलाइंस ला चुके हैं, हम नियम ला चुके हैं, उसके बाद आप इनोवेटिव तरीके से, यानी कि तू डाल तो मैं पात की तर्ज पर, आप तो कोशिश तो मैनिपुलेशन की है सर। नहीं, मैं इसको इस तरह से पढ़ूंगा दीपक जी कि क्लियर काफी हद तक सॉल्व हो गया है हमारा जो इशू था बैंक्स के एनपीएस का, और निजी बैंक्स में भी हमने देखा, और 3 बैंक्स के सीईओज को आरबीआई ने हटाया। तो ऐसा नहीं है कि निजी बैंक का गवर्नेंस स्ट्रॉन्गर है या पब्लिक सेक्टर का वीक है। सबसे बेस्ट बैंकर, मैं एसबीआई कार्ड्स में काम कर चुका हूं, सबसे बेस्ट बैंकर्स जिनके साथ मैंने 32 सालों में काम किया, मुझे तो एसबीआई से ही दिखते थे जो हमारे दिग्गज थे उस टाइम के। जी सर, तो नहीं, जी आप सही कह रहे हैं सर, क्योंकि आरबीआई गवर्नर साहब ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा कि सरकारी बैंकों की उन्होंने प्राइवेट बैंकों से कोई तुलना की हो। इसमें दीपक जी सिर्फ एक छोटी सी बात, ज्यादा लंबा हो गया मेरा वक्तव्य, एक छोटी बात कहूंगा कि अमेरिका के जो रीजनल बैंक्स का इशू आया है, उसके कारण ये चेतावनी दे रहे हैं। मैं इसको ऐसे रीड करूंगा, सिस्टमिक तौर पे मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा कुछ गैप बैठा हुआ है आज के दिन में हमारे बैंक्स की बैलेंस शीट। ऑल राइट सर, और मैं इस पे भी आऊंगा, और उसके वो आरबीआई गवर्नर साहब ने किस संदर्भ में अमेरिकी बैंक संकट का जिक्र किया, उस पर भी मैं आपसे जरूर सवाल करूंगा। लेकिन मैं जरा मल्होत्रा सर के पास चलूंगा। मल्होत्रा सर, गवर्नर साहब की चिंता को आप किस तरह से देख रहे हैं, और बैंकों को दरअसल वो क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? दीपक जी, मैं बग्गा साहब के साथ काफ़ी हद तक सहमत हूँ। मुझे लगता है कि आज की जो परिस्थिति है बैंक्स की, वो इस लायक नहीं है कि हम किसी तरह का कोई अलार्म रेज कर सकें। देखिए, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी दुनिया में अपनी प्रोएक्टिव एक्शंस के लिए जाना जाता है, बहुत सम्मानित इंस्टीट्यूशन है पूरी दुनिया में, और उसका कारण यही है कि समय समय पे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी सुपरवाइजरी जो दृष्टि है उसमें जो कुछ पाता है उसी हिसाब से अपनी रेगुलेशंस को फाइन ट्यून करता रहता है। मैं समझता हूँ कि ये जो 10 पॉइंट चार्टर टाइप का गवर्नर साहब ने दिया है, ये एक तरह से उसी प्रिवेंटिव दवा की तरह देखा जाना चाहिए। वो बता रहे हैं, उनका कहना है कि जो हमारी अभी की स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो स्थिति वैसी ही बनी रहे या उससे और ज़्यादा इम्प्रूव हो, उसके लिए हमें ज़रूरी है ये पॉइंट्स पे ध्यान देना। हर एक पॉइंट पे ऑलरेडी कुछ ना कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले भी कह चुका है, और उसकी कंप्लायंस भी बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ सभी बैंक करते ही हैं।
मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा इन सारी इंस्ट्रक्शंस कहिए या रेगुलेशंस की नहीं beginning कहिए, मल्होत्रा सर, आप सही कह रहे हैं, ज़्यादा आरबीआई कुछ नहीं की पढ़ना कंप्लायंस तो करते हैं, लेकिन आरबीआई साहब का स्टेटमेंट आप पढ़िए, वो साफ कह रहे हैं अपने स्टेटमेंट में, वी हैव ऑल्सो कम अक्रॉस अ फ्यू एग्जाम्पल्स where one method of evergreening after being pointed out by the regulator was replaced by another method। तो वो सारा का सारा किस तरह से नए मेथड्स ला रहे हैं, तो पुराने का तो वो पालन हो रहा है, वो इसमें आप देखेंगे तो वो ये कह रहे हैं कि पुराने का पालन हो रहा है, लेकिन कैसे तोड़ मरोड़ कर एवरग्रीनिंग को जारी रखा जाए, इसके भी विकल्प तैयार हैं। दीपक जी, मैंने पहले ही कहा कि आरबीआई ने जरूर अपनी ऑब्जर्वेशन से ही ये निकाला है जी, बिना कोई आग के धुआं नहीं होता है। और मैं ये भी कहूँगा कि एक ब्लैक शीप से पूरा का पूरा अगर हम सोचेंगे कि झुंड खराब है तो ऐसा नहीं है। जरूर उन्होंने कहीं ना कहीं ये देखा है, और आरबीआई के ऑडिटर्स जो हैं वो पूरे बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं, हर जगह पे, बहुत वास्ट बैंकिंग सेक्टर है हमारा, उन्होंने डेफिनेटली कुछ ना कुछ देखा है। लेकिन जो देखा है वो मेरे अपने विचार में, जैसा बग्गा जी ने भी कहा, वो शायद बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट नहीं है। आरबीआई का इस समय का जो कंसर्न शायद है वो है कि उसको बड में ही निप कर दिया जाए। इस तरह के जो कहीं कहीं कुछ ना कुछ, मैं समझता हूँ, फास्ट प्रैक्टिसेस कहीं बैंकर्स ने यूटिलाइज की होंगी, उनकी तरफ आरबीआई का इशारा है। बाकी बैंकों को आरबीआई बताना चाह रहा है कि ये मत सोचिए कि हम देख नहीं रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। बिल्कुल। और आप लोग अपने आप एक तरह का वॉलंटरी कंप्लायंस बैंकर्स को करना चाहिए। और ना सिर्फ लेटर में बल्कि स्पिरिट में भी जो आरबीआई के रेगुलेशंस हैं उनको मानना और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये गवर्नर साहब का इशारा है, मैं समझता हूं कि ठीक से समझदार को इशारा ही बिल्कुल काफी बिल्कुल। होता है। और देखिए, इस बार जो उन्होंने कहा है वो सीधा बोर्ड के सामने कही है ये बातें, तो सीधे जिन लोगों को इशारा किया है वो लोग सबसे कॉम्पिटेंट है इस इश्यू को पूरा हैंडल करने के लिए, इसलिए सीधा लाउड एंड क्लियर मैसेज वहीं गया है। देविदास सर, आरबीआई ऐसे पहले भी कदम उठा चुका है, जैसा हम कह रहे हैं, दोनों सर भी हमारे कह रहे हैं, बग्गा सर भी कह रहे हैं, मल्होत्रा सर भी कह रहे हैं, ऐसे कदम उठाए जा चुके हैं, सख्ती के दावे भी आरबीआई की तरफ से पहले भी होते रहे हैं, लेकिन बार बार यही कहा जा रहा था कि एनपीए अब कोई छुपा नहीं पाएगा। मैं ये नहीं, जैसा दोनों सर कह रहे हैं, मल्होत्रा सर और बग्गा सर दोनों कह रहे हैं कि प्रॉब्लम शायद इतनी बड़ी ना हो, मैं कह रहा हूं कि थोड़ी भी है, कितना भी उसका परसेंटेज है, लेकिन एनपीए छिपा कोई नहीं पाएगा, यह दावा तो गलत साबित हो रहा है। ये हो कैसे रहा है सर? अंदर की कहानी है क्या? पर्दे के पीछे होता क्या है सर? मुझे लगता है कि इस तो आज बैंकिंग इंडस्ट्री में एक फील गुड का माहौल है, और ऐसे माहौल में रिजर्व बैंक गवर्नर का ये वक्तव्य सभी के लिए अचंभित करने वाला था। लेकिन जैसे कि मेरे पूर्व साथियों ने कहा, कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है, इसीलिए तो ये बात निकल कर आई है। इसके बावजूद मुझे लगता है कि ओवरऑल कारपोरेट गवर्नेंस के बारे में भी उन्होंने अपने वक्तव्य में जिक्र किया है। और कारपोरेट गवर्नेंस के मामले में आजकल सभी बोर्ड ये चेयरमैन ड्रिवन बोर्ड्स है या एमडी ड्रिवन बोर्ड्स है। वहां पर एक कोई फुल फ्लेज्ड बोर्ड है, कहीं पर भी डिपॉजिटर के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, एसएसआई के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है। कुल मिलाकर जो गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर्स है वो और शेयर होल्डर डायरेक्टर, इसी हद तक वो बोर्ड सीमित है। और दूसरी बात मुझे लगता है कि बार बार आरबीआई अपना, चाहे के जो भी अलग अलग रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें ये सावधानी बरतने की बात कर रहा है कि रिटेल में जरूरत से ज्यादा बैंक्स एग्रेसिव गई है, जबकि कारपोरेट में राइट ऑफ हुए या तो एनसीएलटी को रेफर किए गए, ओटीएस में गए। उसके बाद कारपोरेट क्रेडिट में बहुत सारी बैंकों ने सावधानी बरती, लेकिन रिटेल क्रेडिट बहुत बड़े पैमाने पे बांटा गया। उसके साथ साथ मुद्रा वाला जो बात है, मुद्रा कर्जा, उसमें लगभग 20 लाख करोड़ का डिसबर्समेंट हुआ है। और हम सब जानते हैं कि मुद्रा लोन किस हद तक वो जेन्युइन है, उसको पॉलिटिसाइजेशन ही ज्यादा देखा जाता है। और उन दो सेक्टर में अगर एनपीए बढ़ते हैं तो फिर एक बार, पहले कारपोरेट में एनपीए था, अभी रिटेल में या एमएसएमई में एनपीए उभर कर आएगा। ये अगर देखा जाए
तो मुझे लगता है कि आरबीआई गवर्नर का वक्तव्य जो कहा है उससे भी बहुत सारी बात कहता है और वो समझने वाली बात है। थोड़ा सा और आप इस पर विस्तार से दृष्टि डालेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि हम आपसे वो बातें समझना चाह रहे हैं जो किसी को पता नहीं है, पर्दे के पीछे होता है क्या, बिटवीन द लाइंस, थोड़ा ये समझेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है सर, मैं लौट रहा हूं, ये चर्चा जारी है, बड़ी दिलचस्प चर्चा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं, तीनों मेहमान बने हुए हैं। तो बैंकों में गवर्नेंस के मुद्दे पर आरबीआई ने चिंता व्यक्त की है और खास तौर से बैड लोन्स, एनपीए को एक तरह से सेहतमंद दिखाने के लिए, बैंक की सेहत अच्छी है या मैनिपुलेट करने के लिए जो बैंक हथकंडे अपनाते हैं, थोड़ा सा आरबीआई गवर्नर ने उस ओर इशारा किया और चिंता जाहिर की। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। बग्गा सर, जहां से आपने बात खत्म की थी अपने वक्तव्य में कि आज के ज़माने में भी अगर बैंक कामकाज ठीक नहीं कर पा रहे, तो गवर्नर साहब ने साफ कहा कि हमारे पास एग्जाम्पल है अमेरिकन बैंक्स का, कि अगर आपने थोड़ा सा भी, आपके साख में हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो फिर बैंक खाली होते हुए भी देर नहीं लगता। ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में आप इसको किस तरह से देखते हैं, आरबीआई गवर्नर साहब के इस ऑब्जर्वेशन को सर? देखिए, टाइम टाइम से कुछ न्यूज़ में या सोशल मीडिया पे कुछ निकल आता है और आरबीआई ने यही कहा कि आप मुस्तैद रहिए, देखते रहिए। बहुत बदल गया है रियलिटी। दीपक जी, क्या हुआ सिलिकॉन वैली बैंक में कि एक दिन में उसका लगभग 40% डिपॉजिट बेस निकल गया ऑनलाइन से। तो आजकल जो डिफरेंस हो गया है, जो लगता था 3 महीने 4 महीने अगर बैंक रन हो रहा है लोगों को पैसा निकालने में ऑफलाइन वाले ज़माने में, ऑनलाइन में घंटों में हो जाता है। तो आरबीआई ने ये बहुत कहा कि एक तो आप अपना एसेट लायबिलिटी मिसमैच देखिए, एल्को प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग रखिए ताकि कोई मैच्योरिटी या लिक्विडिटी गैप ना रहे आपकी बैलेंस शीट में। और ये भी कहा कि हम देखते रहते हैं कि अगर मिस प्राइसिंग है, कहीं पे ओवर प्राइसिंग है, आप ज़्यादा दे रहे हैं डिपॉजिट्स के लिए या लोन्स के लिए, आप क्रेडिट कॉस्ट नहीं फैक्टर इन कर रहे, अंडर प्राइसिंग कर रहे हैं, वहाँ पे हम आपको कमर्शियली इंटरफेयर नहीं कर रहे, बट हम नज ज़रूर करते हैं। और ये डायरेक्टर्स का काम है कि पॉलिसी बेस्ड ऐसा फ्रेमवर्क रखें वो, ताकि मैनेजमेंट उससे गाइडेड रहे। और बैंक का क्या काम है? बैंक को ट्रस्ट प्रदान करना है, लोगों को सेविंग्स रखने के लिए एक सक्षम, सुरक्षित एक हमें जगह बनानी है, और दूसरा इकोनॉमी के लिए क्रेडिट देना है ताकि इकोनॉमी की बढ़ोतरी हो। अगर उसको आप सिंपली करेंगे और ज़्यादा इसमें रिस्क नहीं लेंगे या तेज़ी से बढ़ने के वश के स्ट्रेस से आप कॉर्नर्स नहीं कट करेंगे, तो बैंकिंग बहुत ही एक प्रॉफिटेबल एक इंस्टीट्यूशन बन सकता है। तो यही मेरे ख्याल से जो मैंने रीडिंग करी इसकी, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बहुत बड़े हिडन स्केलेटन्स हैं, क्योंकि पिछले 2013 से 2022 में जो क्लीन अप हुआ है, 10-11 लाख करोड़ का जो राइट ऑफ किया गया है, उससे काफ़ी क्लीन हो गया। अब 4.4 अगर आप जीपीए की बात कर रहे हैं, तो लगभग 6 लाख करोड़ का स्ट्रेस्ड एसेट अभी भी बैठा है बैंक्स की बुक्स में, बट उसमें से नेट जो है दीपक जी, वो 1.5 है। तो और वो उतना आप कमा लेते हैं साल में, अगर सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स 1,04,000 करोड़ का प्रॉफिट बना रहे हैं और 72% आपका प्रोविजन कवरेज हो गया। तो यूएस में जो हुआ बहुत भयंकर एसेट लायबिलिटी मिसमैच था, और जो कस्टमर लिए गए, होलसेल डिपॉजिट के कस्टमर लिए गए, तीसरा इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा। जी एब्सोल्युटली सर। मल्होत्रा सर, तो क्या आरबीआई गवर्नर, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये किन मायनों में खास थी ये बैठक, थोड़ा हमें ये समझना होगा। जैसा हमने पहले भी बताया कि पहली बार बैंकों के बोर्ड सदस्यों के साथ बैठक हुई है इस तरह की, तो क्या हम इसे ये समझें कि जो बोर्ड के भीतर जो गवर्नेंस के इशू रहते हैं, और आरबीआई गवर्नर साहब कह रहे हैं मल्होत्रा सर कि बोर्ड में ऐसे लोगों को होना चाहिए जो लोग काबिल हों, जो इन बारीक चीजों को समझ पाएं, तो क्या इशारा सीधा ये था कि ये जो कुछ भी हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये आपकी नजर से नहीं जाना चाहिए, आपको थोड़ा सा स्किल अप होना पड़ेगा इस ओर में? बिल्कुल सही है दीपक जी, आपकी रीडिंग जो है मैं समझता हूं कि
बोर्ड में जो कॉम्पिटेंस है उसके लेवल को तो कभी भी सफिशिएंट नहीं माना जा सकता है। तो डेली आप उसमें बोर्ड के कॉम्पिटेंस को बढ़ाना होगा। हम ऐसे माहौल में हैं, ऐसे ज़माने में हैं जहां चेंज एक नेसेसिटी ही बन गया है। अगर चेंज नहीं होगा तो प्रोग्रेस नहीं होगी, और जब चेंज होगा तो बोर्ड्स की कॉम्पिटेंस भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है और उसकी अपग्रेडेशन कॉम्पिटेंस की भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। आरबीआई का बड़ा क्लियर इशारा है उस तरफ कि बोर्ड में जो मेंबर्स हैं वो ये ना सोचें कि दे आर द बी ऑल एंड ऑल ऑफ एवरीथिंग। नहीं, उनको चाहे इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग मिले, चाहे वो अपनी कॉम्पिटेंस को अपग्रेड करते रहें, जैसे भी हो उनको वो करना होगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोर्ड आरबीआई गवर्नर ने इंफॉर्मेशन के बारे में भी कही है। ये मैं समझता हूँ एक ऐसा एरिया है जिसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। जैसे जो बोर्ड को हम इंफॉर्मेशन देते हैं, जो लोअर फंक्शनरीज बैंक के बोर्ड को इंफॉर्मेशन देते हैं, वो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन सर्टिफिकेशन पे डिपेंडेंट होती है। जैसे बैलेंस शीट की एक मैं एग्जांपल देता हूँ, उसमें सर्टिफिकेशन है। कोई आदमी बाहर का देख रहा है, बैंक की बैलेंस शीट नहीं, जो क्रेडिट प्रपोजल है उसकी बैलेंस शीट की मैं बात कर रहा हूँ। अब वो बैलेंस शीट जो है वो कितनी करेक्ट है, हाँ। उसके जो प्रोफेशनल हैं वो अपने प्रोफेशन में कितने इंटीग्रिटी रखते हैं। जी सॉरी सर, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। जी आपने सही कहा, बोर्ड के फैसले लेने में एमडी और सीईओस का ज्यादा प्रभाव होता है। इसको लेकर भी चिंता है आरबीआई गवर्नर की। अब कुछ मामलों में तो बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी ही ठीक नहीं होती है। प्रेजेंटेशंस दे देते हैं, बोर्ड के एजेंडा नोट में पूरी जानकारी नहीं होती है। तो विद इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो इंटरनल सिस्टम है उसको लेकर आरबीआई की खास चिंता, उसको मजबूत करने पर जोर भी है। लेकिन मैं अब तुलजापुरकर सर आपके पास आना चाहूंगा। ऑडिटर्स, क्योंकि जिक्र मल्होत्रा सर ने भी उसका किया, ऑडिटर्स क्योंकि एक बहुत बड़ी कड़ी है, तो क्या ऑडिटर्स को भी कई बार चकमा दे दिया जाता है सर? या फिर जो, क्योंकि कई बार तो ऑडिटर्स को ये दिखा दिया जाता है कि सर ये तो सिस्टम जनरेटेड डेटा है, ये तो सिस्टम दे रहा है, इसमें हमारा तो कोई है नहीं लेना देना, तो जो सिस्टम कह रहा है वो ठीक ही होगा। तो इस तरह से कई बार मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है ऑडिटर्स को। क्या अंदर की कहानी होती है सर ये? वैसे एमडी ड्रिवन बोर्ड्स है और वहां पर कई डिसीजन इन्फ्लुएंस किए जाते हैं। वो इन्फ्लुएंस करने के तरीके अलग अलग है। अभी सिस्टम ड्रिवन डाटा की बात जो कह रहे हो, वो सिस्टम में भी तो इंटरफियरेंस किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अलग अलग जो भी निर्णय लिए जाते हैं, अभी एक ए बैंक बी बैंक को अपना पोर्टफोलियो बेचती है, बी बैंक सी बैंक को पोर्टफोलियो बेचती है। ऐसे अलग अलग तरीके से ये जो एसेट्स के पोर्टफोलियो बेचने वाले नए इनोवेटिव मेथड्स भी अडॉप्ट किए गए हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बोर्ड की इंटीग्रिटी और इथिक्स वाली जो बात है उसके ऊपर स्ट्रेस देने की जरूरत है। बिल्कुल सर, और यही उद्देश्य भी था आरबीआई गवर्नर का। सर्टिफिकेशन और इसके ऊपर जाकर अगर बात करोगे तो सब कुछ अपनी अपनी जगह पे सही है, सब कुछ अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन बात तब आती है जब कोई हादसा हो जाता है। जैसे हमने यस बैंक में देखा, क्या गलत था एक दिन पहले। बिल्कुल, पीएफसी बैंक में क्या गलत था एक दिन पहले, दूसरे दिन पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। वैसे किसी बैंक में न हो, इसलिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए इसके बारे में मुझे लगता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये किसी एक बैंक की कहानी नहीं है। आरबीआई गवर्नर का जो पर्सपेक्टिव है मेरे ख्याल से वो वृहद है, बड़ा है, बिगर पर्सपेक्टिव वो बात कर रहे हैं। कोई भी बैंक हो, सारे बैंकों में ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता आए एनपीए को लेकर, बैड लोन्स को लेकर, ताकि एक सेहतमंद असली पिक्चर, सही पिक्चर लोगों के सामने आए। इसको लेकर उनकी चिंताओं को कितना एड्रेस किया जाता है आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया बग्गा सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सर। बीके मल्होत्रा सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। देवीदास तुलजापुरकर सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, इजाजत दें, बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।